जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए ऐसे जीके जीएस के 100 क्वेश्चंस आप सभी के लिए साथियों आपको समर्पित कर रहा हूं, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं, इनको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो साथियों, पूरी जीके जीएस का, पूरी सामान्य ज्ञान का 100 प्रश्नों के माध्यम से निचोड़ आपके सामने पेश किया जा रहा है साथियों। तो अगर आप एग्जाम को पास करना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, तो हम वही पढ़ेंगे साथियों आज की इस वीडियो में जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सबरीमाला मंदिर साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये केरल में स्थित है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो यहां पर यह चीज तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरल में। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सूर्य मंदिर कहां पर है, तो सूर्य मंदिर साथियों ओडिशा में है। अगर आपसे पूछा जाए अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है, तो यह कंबोडिया में है। तो ये तीन मंदिर साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से स्मारक दिल्ली में स्थित है। एक तो अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है, उसके अलावा इंडिया गेट भी साथियों दिल्ली में स्थित है, और हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। बुलंद दरवाजे की अगर बात करते हैं, तो ये दिल्ली में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में साथियों स्थित है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। और अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने साथियों बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। साथियों, ये नारा है, ये नारा किसने दिया था? ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, या साथियों भगत सिंह के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं, तो इनके द्वारा ही साथियों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया गया। आपके एग्जाम में अगर साथियों ये पूछा जाए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब अक्सर कहा जाता है कि आराम हराम है, तो ये नारा किसने दिया था? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था साथियों। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है? बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहां पर स्थित है? ये शिमला में स्थित है साथियों। कहां पर? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में स्थित है साथियों। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा, तो बहुत ध्यान से आपको बस क्लास को देखना है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये 100 के 100 क्वेश्चंस कैसे आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो गए। तो अगर बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो लखनऊ में है। आपसे पूछा जाए साथियों कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये चेन्नई में है। ये बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए कि प्रार्थना समाज के साथियों संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। तो अगर आपका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? मैंने आपको बता दिया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर बात करें आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राममोहन राय थे। और पूछा जाए ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राममोहन राय थे। इतने पॉइंट आपको साथियों मालूम होना चाहिए। एग्जाम तो साथियों जो आपका एसएससी सीपीओ का एग्जाम है ना, बहुत आसानी से आपको क्रैक करवा दूंगा। महज कुछ चंद क्लासेस आपको दूंगा मैथ और रीजनिंग की, और मैथ और रीजनिंग बिल्कुल बेस से लेकर चलूंगा और टॉप तक आपको पहुंचा दूंगा। चैनल को आप सभी लोग साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और एग्जाम की साथियों जिम्मेदारी ये मुझे सौंप दीजिए, जो आपको पढ़ाया जाए, लेकिन आपको सपोर्ट पूरा करना होगा साथियों। वीडियोस को शेयर करना होगा, अपने उन मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाना होगा जिन मित्रों का आपके एसएससी सीपीओ का एग्जाम है। बाकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पैराग्वे और बोलीविया की अगर बात करते हैं साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका के ये ऐसे साथियों दो देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं। उसके बाद देखिए कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आंसर लगाना है गुजरात, यानी कि गुजरात की तटरेखा साथियों सबसे लंबी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर
किसके साथ? डी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कल को अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, तो गोवा की है साथियों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा कौन किसकी है, तो आंध्र प्रदेश की। देखिए भारत में सबसे लंबी तटरेखा तो गुजरात आपको बताना है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा तो आंध्र प्रदेश आपको बताना है। इतनी बात अगर आपको ध्यान रखना है साथियों तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, बताइए। तो जोजिला दर्रा जो है ना साथियों, यही तो आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर बात करते हैं साथियों, बारालाचा दर्रा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, यह हिमाचल प्रदेश को और लद्दाख को साथियों जोड़ता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। बताइए साथियों, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ओडिशा साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, यानी कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली ये ओडिशा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, बताइए। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति की साथियों बात चल रही है, तो नीलम संजीव रेड्डी की अगर बात करें तो ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए राष्ट्रपति की बात करते हैं ना, तो ये भारत का यानी कि देश का प्रथम नागरिक कहलाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि देश के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके अलावा पूछा जाए कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो वर्तमान समय में साथियों राष्ट्रपति हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर साथियों कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इसका मुख्यालय कहां पर, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर नीदरलैंड आ जाए तो नीदरलैंड लगा देना, या दहेग आ जाए तो दहेग आपको लगा देना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल साथियों अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कहां पर है, तो ये एशिया महाद्वीप में, कहां पर है, एशिया महाद्वीप में। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि सहारा मरुस्थल कहां पर है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में। देखिए जो भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जानकारी बनती है उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि गोबी मरुस्थल भी आपसे पूछा जा सकता है और सहारा मरुस्थल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। और पूछा जाए साथियों कि विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आटाकामा मरुस्थल कहां पर है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है साथियों, बताइए। तो इसके लेखक कौन है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, कल्हड़ इसके लेखक हैं। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़ है। पानीपत का दूसरा युद्ध साथियों किसके बीच हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए, तो 1556 में हुआ था। अगर आपका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पानीपत का पहला युद्ध किन के बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। दूसरे युद्ध की अगर बात करें ना, तो साथियों दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में साथियों दूसरा युद्ध हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम संख्या कितनी होती है साथियों, 552 होती है। कितनी होती है, 552 होती है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, बताइए। देखिए खालसा पंथ की स्थापना कब की गई, तो 1699 में की गई। आपसे पूछा जा सकता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने साथियों खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम गुरु कौन थे, तो देखिए 10 गुरु हुए हैं, तो अंतिम गुरु पूछा जाए तब भी गुरु गोविंद सिंह, और 10वें गुरु पूछा जाए तब भी साथियों गुरु गोविंद सिंह, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था 10वें गुरु का, तो पटना में साथियों इनका जन्म हुआ था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस गुरु ने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यह पॉइंट भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सीपीयू की जब हम बात करते हैं ना, तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एएलयू की फुल फॉर्म,
ये भी बहुत पूछी जाती है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ALU की फुल फॉर्म। अब उसके बाद देखिए साथियों, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो साथियों कौन लाया था अब आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका जो होगा वो आपका जाएगा इंदुलाल याग्निक के साथ। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है बताइए? तो अगर बात करें जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है साथियों, इसका संबंध संगीत से है, इसलिए सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पेशली एसएससी सीपीओ एग्जाम में जिस टाइप की मैथ पूछी जाती है, जिस टाइप के साथियों रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एक क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा साथियों। और उस क्लास की अगर बात करें, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो एग्जामिनर के फेवरेट कॉन्सेप्ट हैं और वो एग्जामिनर हर बार साथियों एग्जाम में डालता ही डालता है। तो साथियों उस क्लास का आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा साथियों, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने में, पेपर बनाने में थोड़ा सा समय लगता है क्वेश्चंस को सेटअप करने में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाए? यानी कि सूर्य का जो चमकती हुई सतह आपको सतह दिखती है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। मोपला विद्रोह की अगर बात करते हैं तो मोपला विद्रोह कब हुआ था आपसे पूछा जाए तो 1921-22 आपको साथियों बताना है। आंसर आपका सी के साथ। येन की मुद्रा, यानी कि येन किस देश की मुद्रा है? तो ये बहुत आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है पूछा जाए तो बी येन बता देना, और पूछा जाए येन कहां की मुद्रा है साथियों तो जापान आपको बता देना है। कुल मिला के साथियों इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि माली की मुद्रा क्या है तो फ्रैंक जो है ना वो माली की मुद्रा है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा साथियों नगुल ट्रम है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और मालदीव की राजधानी पूछे तो माले बताना, और मालदीव की मुद्रा पूछे तो रुपया बताना। दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछे तो सियोल बताना, और मुद्रा पूछे तो वॉन बताना। इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था बताइए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ साथियों प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी बताइए? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं बल्कि साहित्य एकेडमी या साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई तो 12 मार्च 1954 में साथियों इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर है तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये 2 पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे ये उसके अलावा ये पूछ लिया जाए कि ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहां पर है तो इसका भी नई दिल्ली में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जो गोल गुंबद है ना, एग्जाम में बहुत बार आपने देखा होगा कि ये गोल गुंबद कहां पर है, बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, ये कहां पर है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो ये कर्नाटक में है साथियों। कहां पर है? यानी कि गोल गुंबद कहां पर है? तो गोल गुंबद कर्नाटक में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि गोलकुंडा का किला कहां पर है तो गोलकुंडा का किला तेलंगाना के हैदराबाद में है। आपसे पूछा जाए कोचीन का किला कहां पर है तो केरल में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत पूछा जाता है तो राजस्थान के अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा है। उसके अलावा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है तो राजस्थान में है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, इस दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर बात करें
दो नाम आपसे पूछे जाते हैं, दो नाम आप लोग ध्यान रखें, एक तो डॉक्टर सत्यपाल का नाम और सैफुद्दीन किचलू का नाम। इनकी गिरफ्तारी हुई थी असल में, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही साथियों एक जनसभा कायम की गई थी, जिस जनसभा पर साथियों जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, और उसी को कहां पर हुई थी, तो अमृतसर में यह कांड हुआ था साथियों, कुल मिला के। ठीक है ना। और इसके विरोध में क्या हुआ, एक तरीके से बात करें, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी, तो नाइट की उपाधि लौटाई थी। उसके अलावा साथियों अगर बात करें कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, यह भी आपसे पूछा जाता है, तो 19 मार्च 1919 को, यानी कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ और 1919 में रॉलेट एक्ट भी लागू हुआ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो किसके कार्यकाल में हुआ था साथियों, जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब हुआ था साथियों, तो 1919 में हुआ था, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है, बताइए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए उर्वरक क्रांति की, जब हम बात करते हैं तो उर्वरक क्रांति से संबंधित साथियों कौन सा रंग है, तो भूरा रंग है, ये आप लोग ध्यान रखें। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। और नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है। देखिए पृथ्वी का वो क्षेत्र जहां पर जीवन है, उसे साथियों जैव मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है, बताइए। विधान परिषद साथियों कहां पर है आपसे पूछा जा रहा है, तो इनमें से अगर बात करें आंध्र प्रदेश में साथियों विधान परिषद है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगर बात करें विधान परिषद जो होता है ना, ये राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। और 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहां कहां, 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक तो आंध्र प्रदेश हो गया, एक तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मुख्यालय कहां पर है बताइए, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो न्यूयॉर्क के साथ जाना चाहिए। यानी कि अगर बात करें साथियों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, तो नीदरलैंड के द हेग में है। आपसे पूछा जाए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो मनीला में है। आपसे पूछा जाए सार्क का मुख्यालय कहां पर है, तो नेपाल के काठमांडू में है। आपसे पूछा जाए नाटो का मुख्यालय कहां पर है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। पूछा जाए यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में। इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार साथियों किसने किया था, ये अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो एम.एन. रॉय के साथ होना चाहिए। यानी कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो एम.एन. रॉय ने दिया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, देखिए पूछा जाता है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछा जाए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। पूछा जाए संविधान सभा की जो अगर बात करें पहली बैठक हुई थी, या अगर पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। एक प्रश्न और आपसे साथियों पूछा जाता है, क्या साथियों पूछा जाता है वो भी मैं आपको बतला देता हूं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी साथियों वो कहां पर हुई थी, वो नई दिल्ली में जो काउंसिल चैम्बर है यहां के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, बताइए। देखिए जो जो एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा जाता है, जीके जीएस में जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से प्रश्न आपसे बनता है उन सभी टॉपिक्स को प्रश्नों के माध्यम से मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपकी किस्मत
अच्छी है साथियों तो ये वीडियो आपको मिल गई होगी और आप इसको देख रहे होगे और इसके बाद जितने जीके जीएस की वीडियो आएंगी सभी को आप वॉच करोगे तो आपको जीके जीएस में मुझे ऐसा लगता है कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। उसके अलावा मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें, देखिए इंग्लिश तो मुझे थोड़ी सी कम आती है तो इंग्लिश आप कहीं और पढ़ लेना, किसी और टीचर से पढ़ लें, लेकिन मैथ और रीजनिंग को मैं आपको ऐसे समझा दूंगा साथियों कि ये समझ लीजिए जो कॉन्सेप्ट आप यहां से पढ़कर जाओगे वो कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। निम्नलिखित में से संतूर वादक की अगर बात करते हैं साथियों, इनमें से संतूर वादक कौन है साथियों, तो शिव कुमार शर्मा की अगर बात करें तो ये संतूर वादक हैं साथियों। निखिल बनर्जी की बात करते हैं तो ये सितार वादक हैं। उस्ताद बिंदु खां की अगर बात करते हैं तो ये सारंगी वादक हैं। ठीक है ना। इतनी जानकारी साथियों आपको होना चाहिए। और शहनाई वादक की अगर बात करें ना, जैसे कि ये बिस्मिल्लाह खां है, अली अहमद खां है, तो ये शहनाई वादक हैं। उसके अलावा हरि प्रसाद चौरसिया बहुत पूछा जाता है तो ये बांसुरी वादक हैं। उसके अलावा जाकिर हुसैन की बात करें या गुदई महाराज की बात करें साथियों तो ये तबला वादक है। ये बहुत जो जो आपसे पूछे जाते थे ना वो मैंने आपको साथियों बतला दिया। अगर यहां से अब प्रश्न बनता है तो बाहर साथियों नहीं जाना चाहिए। 49वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो ये किन दो देशों के बीच है, ये बहुत आपसे पूछा जाता है। तो यूएसए और साथियों कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच की अगर बात करते हैं ना साथियों, यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच की बात करते हैं तो कौन सी रेखा है, तो 49वीं समानांतर रेखा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है तो रेडक्लिफ रेखा है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है तो डुरंड रेखा है। ठीक है ना। और अगर देखिए 49वीं समानांतर रेखा मैंने आपको बता दिया है यूएसए और कनाडा के बीच है। उसके अलावा अगर बात करें 38वीं समानांतर रेखा तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। और 24वीं अक्षांश रेखा किसके बीच है तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा भी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यूनेस्को द्वारा सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, बताइए। तो कब घोषित किया गया था साथियों, अगर बात करें 1989 में किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर बात करें साथियों अगले नंबर के प्रश्न की, देखिए और बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है, तो किस देश में है साथियों सबसे सफल सहकारी कृषि, तो डेनमार्क आपको बताना है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए एचटीटीपी की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, क्या पूछा जा रहा है साथियों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, बताइए। तो कांग्रेस के जो 1906 में अधिवेशन हुआ था साथियों, कब हुआ था 1906 में अधिवेशन हुआ था, स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। जो 1906 में अधिवेशन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा साथियों इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर पूछा जाए कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। और पूछा जाए सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपको बताना है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम साथियों क्या है, तो भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है, डेक्कन क्वीन है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था, तो किसने किया था साथियों, कमला दास जी ने किया था सबसे पहले माधवी कुट्टी नाम का इस्तेमाल। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है, बताइए। तो कौन है साथियों, महात्मा गांधी जी। आप लोग ध्यान रखेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है, तो महात्मा गांधी जी। यहाँ पर देखिए योजना का जिक्र आया है तो मैं आपको कुछ योजनाएं बता रहा हूँ, वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है कि इन योजना की शुरुआत कब हुई, ये योजना कब शुरू की गई। जैसे आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई, तो 28 अगस्त 2014 को हुई। आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 जुलाई 2015 को हुई। आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 2014 को साथियों हुई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना की शुरुआत साथियों कब हुई, तो 22 जनवरी 2015 को हुई। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सर्जन की पहल की थी, साथियों बताइए। तो किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने की थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
अगर आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए पूछा जाता है कि किसके समय में सबसे पहले नियमित जनगणना कराई गई थी। तो नियमित जनगणना 1881 में हुई थी और इस समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड रिपन थे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और लॉर्ड रिपन की अगर बात करें तो इनको ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। ठीक है ना, इतनी जानकारी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि रूर क्षेत्र जो है ना, ये कहां का, कौन से देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो जर्मनी में है ये रूर जो है ना, ये जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जीएसटी की अब बात आई है, तो जीएसटी एक कैसा कर है साथियों? जीएसटी की अगर बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। अगर बात करें साथियों कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई हैं? तो किस देश से साथियों ग्रहण की गई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए अगर बात करें मौलिक अधिकार की अवधारणा कहां से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है, ये चीज कहां से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के ही संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी लिए गए हैं, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। और जो संविधान में संशोधन होती है ना, ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इतना साथियों आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो ये पेंटिंग साथियों आपसे पूछी जा रही है, ये पेंटिंग साथियों किसने बनाई थी? देखिए और बताइए साथियों क्या हो सकता है आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखेंगे, जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा साथियों ये पेंटिंग बनाई थी, जिसका नाम था इन मेमोरियम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बताइए। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है साथियों। परम 8000 की अगर बात करें तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की साथियों दरगाह अगर आपसे पूछी जाए तो राजस्थान के अजमेर में है। कहां पर है? राजस्थान के अजमेर में है साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। तो भारत का संविधान दिवस, यानी कि संविधान दिवस की अगर बात करें तो 26 नवंबर को संविधान मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत का संविधान जो है ना, वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन तो साथियों ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अगर साथियों बात करें ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ कब था, तो 1885 में साथियों इसका गठन हुआ था। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि जो एकमात्र अधिवेशन ऐसा कौन सा है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? तो 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था, सिर्फ इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी साथियों कौन सी? विकल्प के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, तो कंचनजंगा है साथियों, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची वैसे चोटी की बात करें साथियों तो गॉडविन एस्टीन K2 है। लेकिन यहां पर ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बताइए। बाघ संरक्षित है, टाइगर रिजर्व है, बताइए इनमें से कौन सा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा अगर बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ये भारत का पहला साथियों नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में इसकी स्थापना की गई थी।
देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो है ना, वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि भारत में कितने टाइगर रिज़र्व हैं? क्या भारत में कितने टाइगर रिज़र्व हैं? तो मेरे हिसाब से 53 हैं, ठीक है ना? और 53वां जो टाइगर रिज़र्व है वो छत्तीसगढ़ में है, जिसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। साथियों, इतनी जानकारी आपको अगर है तो आपकी जीके जीएस बहुत अच्छी मानी जाएगी साथियों, बहुत शानदार मानी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन-सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, बताइए? तो कौन-सा साथियों एक नहीं है, ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए, अजंता की गुफाएँ भी हैं, रानी की वाव भी है, ठीक है ना? और सूर्य मंदिर की अगर बात करते हैं ना, तो साथियों सूर्य मंदिर भी है, लेकिन जो जंतर मंतर है साथियों नई दिल्ली में स्थित है ये नहीं है साथियों, ठीक है ना? अब ये नहीं है तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, और जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें जो जयपुर में जंतर मंतर है वो तो है, लेकिन दिल्ली वाला जंतर मंतर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए? चलिए, देखिए, हुमायूं नामा की अगर बात करें तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है, बताइए? तो ये कहां पर स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करें इसका पहले नाम क्या था, तो हैली नेशनल पार्क इसका पहले नाम था, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। बिल्कुल सही। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई एक अप्रत्यक्ष कर है। अगर बात करें साथियों इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा साथियों देश कौन सा है? ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बहुत पूछा जाता है। देखिए, जितने संस्थान अभी मैं आपको बताऊं उतने आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको पूरा, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें से ही आपके एग्जाम में कोई ना कोई संस्थान आ जाएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये लखनऊ में है, ठीक है ना? अगर बात करें साथियों ये लखनऊ में ही, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है। यानी कि औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में, गन्ना अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में। उसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान ये देहरादून में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो चेन्नई आपको बताना है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अगर आपसे पूछा जाए तो नई दिल्ली आपको बताना है। और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान तो देहरादून में। इतने आपको साथियों मालूम होना चाहिए। भले वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पीछे थोड़ा बढ़ाकर दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए? तो कौन से अगर बात करें यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, बताइए? तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताइए? चलिए, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो मैं कहूंगा ताप्ती नदी की अगर बात करते हैं तो ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना? कहां पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यूनेस्को का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? क्या यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही साथियों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना? अगर बात करें 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल साथियों 1945 में ही इसकी स्थापना
हुई थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताइए। तो इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और ओम बिरला साथियों वर्तमान समय पर लोकसभा के अध्यक्ष हैं। एक अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है वो कौन से अनुच्छेद में ऐसा वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में ऐसा वर्णन किया गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए दो बातें हैं, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाता कौन है? तो बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ के ये निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे साथियों? ये तो मोरक्को के निवासी थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए और अगर बात करते हैं साथियों कि इब्न बतूता जब भारत आया था ना तो उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? उस समय मोहम्मद बिन तुगलक साथियों शासनकाल चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी बना दिया था साथियों, ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा एक पुस्तक है साथियों रेहला, ये किसकी पुस्तक है? ये इब्न बतूता की पुस्तक है। इसमें क्या लिखा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है। इतनी जानकारी आपको साथियों होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है बताइए। देखिए सार्क की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है ना। सार्क का सदस्य देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान साथियों ये क्या है? ये सार्क का सदस्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों सार्क की? वो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए जो जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, जहां जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो साथियों देखिए कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। वैसे 100 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो अदर चैनल पर आप देखेंगे एक एक क्लास में साथियों 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन एक ही क्लास में मैं चाहता हूं कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे दूं, क्योंकि ना आपके पास इतना अधिक समय है कि आप बहुत ज्यादा समय लगाकर कम कंटेंट पढ़ो, ना मेरे पास इतना समय है। तो मैं साथियों कम से कम समय में आपको वो कंटेंट देने की कोशिश करता हूं जो सबसे बेस्ट कंटेंट है और जो ट्रेंडिंग चल रही है साथियों, जिस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ठीक डिक्टो वही क्वेश्चंस मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो मेरा मानना है जो क्लासेस मैं आपके लिए लाने वाला हूं उनको अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम आपका धुआं धुआं हो जाएगा, एग्जाम आपका फतेह हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक की अगर बात करते हैं तो जनक किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथियों। अगर आपने उत्तर का चयन किया है तो बिल्कुल सर करेक्ट किया है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जातक कथाओं की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है बताइए। देखिए जो गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। गौतम बुद्ध की जो जन्म से संबंधित कहानियां हैं यानी कि बचपन से संबंधित कहानियां हैं वो जातक कथाओं में लिखी हैं। तो जातक कथाओं का संबंध किससे होगा? गौतम बुद्ध के धर्म से होगा। और गौतम बुद्ध का धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अगर बात करते गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था तो साथियों लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। ये दो बातें साथियों आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है बताइए। तो कावेरी जल विवाद साथियों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। क्या? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच साथियों कावेरी जल विवाद है, इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी? तो जो 1924 में साथियों बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद साथियों किसने लिखा था? जयदेव के द्वारा ही गीत गोविंद लिखा गया था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा साथियों शुरू की गई थी? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा शुरू की गई थी। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया साथियों? एग्जाम में बहुत आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा साथियों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो कैबिनेट मिशन साथियों 1946 में भारत आया, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है बताइए। चलिए
तो साथियों क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो अगर बात करें साथियों जम्मू कश्मीर में, तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? तो असम में, और असम में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके अलावा रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में है। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों? ओडिशा में है। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों क्लास जैसी भी आपको लग रही है, अगर कोई कमी आपको लग रही है तो एक बार कमेंट में आप लोग बता देंगे कि सर ये दिक्कत मुझको क्लास में लग रही है, इसको आप सुधारिए। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वो भी आप लोग क्लास में ही बता देंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित साथियों राजमंदार समिति भी है, पुंछी समिति भी है और सरकार या आयोग भी है। लेकिन अगर बात करें कोठारी आयोग साथियों नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। तो इसके प्रतिपादक कौन थे साथियों? जॉर्ज लेमेत्रे थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने के लिए भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? आदित्य L1 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदित्य L1 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है, बताइए। देखिए एक आप लोग नेट यूज करते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा साथियों जो 1024 MB है ना, इतनी आपको मिलती होगी, या हो सकता हो 1.5 GB आपको मिलती हो। तो 1024 MB ये 1 GB के बराबर होती है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, देखिए 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है, तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है। 1 KB 1024 बाइट के बराबर होती है। 1024 KB 1 MB के बराबर होती है, और 1 GB में 1024 MB होते हैं, और 1 TB में 1024 GB होते हैं। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। लेकिन साथियों कर्नाटक केरल में नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों के जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट है ना, ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कहां पर स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में। तो ये कहां पर है जोजिला टनल प्रोजेक्ट? ये जम्मू कश्मीर में है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 में जो भारत का 29वां राज्य बना था वो तेलंगाना बना था। लेकिन वर्तमान समय पर कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 1991 में ही भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया शुरू की गई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था साथियों, बताइए। तो उस समय कौन वायसराय थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय साथियों उस समय वायसराय थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट। और इनके समय में ही साथियों 1912 में, एक तरीके से 1911 में दिल्ली जो है ना वो भारत की राजधानी बनी 1911 में। उसके बाद देखिए OECD का मुख्यालय कहां पर है? तो OECD का मुख्यालय कहां पर है साथियों? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो लंदन में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो मनीला में है। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो काठमांडू में है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है साथियों? तो जेनेवा में है। ठीक है ना, इतनी जानकारी आपको साथियों होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, बताइए। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है साथियों? शूद्रक इसके लेखक हैं। या आप लोग ध्यान रखेंगे मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। ठीक है ना, देखिए जैसे ये एक कृति है, पुस्तक है, ऐसे ही और आपसे पूछे जाए जिसके पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा बहुत पूछा जाता है। कादंबरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट बहुत पूछा जाता है। दश कुमार चरितम के लेखक
लेखक कौन है? तो दंडी हैं। और कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। भगवान महावीर का मूल नाम साथियों क्या था बताइए? तो इनके बचपन नाम क्या था साथियों? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, या कह सकते हैं अंतिम तीर्थकर थे साथियों। ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। रिपब्लिक पुस्तक के साथियों लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो साथियों किसे जोड़ता है? देखिए आर्टिक महासागर को जोड़ता है और प्रशांत महासागर को जोड़ता है साथियों बेरिंग जल डमरू मध्य। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है? तो किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है? अभिनति कहा जाता है। आंसर आपका ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है बताइए? बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करें, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है साथियों कौन सा? अभिधर्म कोश जो है ना, ये एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है साथियों। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है साथियों? बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। राम अनुजाचार्य इनका नाम है और ये विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक है। आंसर आपका डी के साथ। चलिए, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल साथियों क्या कहलाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बोगी बीज ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? बोगी बील ब्रिज कहते हैं। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि एक ऐसे राज्य का नाम आपसे पूछा जा रहा है जहां पर सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो कर्नाटक में साथियों सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो बारदोली से साथियों कौन संबंधित है? साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, दास वंश की स्थापना किसने की? देखिए, दास वंश कह लो या गुलाम वंश कह लो, एक ही बात है। दास का मतलब जो होता है वही गुलाम का मतलब होता है। तो दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी साथियों क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? प्रिटोरिया है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि व्यपगत का सिद्धांत, ये आपने सुना होगा क्योंकि ये मैंने खुद देखा है साथियों, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो व्यपगत के सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी साथियों? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके ही कार्यकाल में तैयार की गई थी। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, तो ये साथियों एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए एक ऐसे 100 क्वेश्चंस का सेट मैंने आपको दिया साथियों, जो एग्जाम की अगर बात करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आपने साथियों ये 100 क्वेश्चंस देखे। अगर आप चाहते हैं मैथ और रीजनिंग की क्लास आपको लेना चाहिए इसी तरीके से 50-50 क्वेश्चंस की, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देंगे मैथ और रीजनिंग के लिए। और क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में भी साथियों जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों, अगर इस वीडियो को अपने 2 से 3 मित्रों के साथ शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।